नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका सारा का सारा बेसिक उसके नाम में ही छिपा होता है। अगर उसके नाम का सारा मतलब हमें पता है तो उस टॉपिक की भी हमें पूरी जानकारी वहीं प्राप्त हो जाती है। आधा काम तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं पीछे की भांति यहाँ पर भी क्या क्या मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक एक शब्द की बात करूंगा। तो यहाँ पर दो का मतलब आप जानते ही हैं, दो का मतलब आप जानते हैं चर। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। एक तो होता है चर और एक होता है अचर। चर कौन सा होता है कि वे पद या वे गणितीय पद जिनका मान नियत नहीं रहता, बदलता रहता है, वह क्या होते हैं? चर। जैसे x, y, z, p, q, r, जो भी आप मानना चाहें, ऐसे पद, ऐसे गणितीय पद जिनका मान नियत नहीं रहता, बदलता रहता है, वो क्या होते हैं? चर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ या फिर पीछे मैंने कहीं या फिर अभी जैसे आगे आएंगे या फिर जैसे ही आज की बात करें तो मैंने जैसे x या y या z में से कोई सा भी एक लिया और उसका मान निकाल करके मैंने आपको बता दिया कि इसका मान है 10। कितना है इसका मान? 10। तो आगे जब भी मैं x में कामों में लूंगा तो क्या उसका हमेशा ही मान 10 रहेगा? नहीं ना। नियम बदलने के साथ साथ इसके मान और भी आएंगे। 10 के अलावा 12 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 15 भी, जो मर्जी आ सकता है। तो क्या ये मान नियत है? नहीं, ये मान नियत नहीं है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चर। अब बात करते हैं अचर की। वे गणितीय पद, जैसे चर की बात, चर से जस्ट अपोजिट है। जब हमने चर की परिभाषा पढ़ी उसके एकदम अपोजिट है वे गणितीय पद जिनका मान नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। क्या कहलाते हैं? अचर। जैसे 2, 10, 12, -100, या फिर कोई ऐसा पैमाना, या फिर कोई ऐसा पैमाना जो हमने नियत कर रखा है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये एक नियत पैमाना है। ये क्या है? एक नियत पैमाना है। क्या इसका मान 1200 हो सकता है? क्या इसका मान 900 हो सकता है? नहीं ना। तो ये क्या है? 1 किलोमीटर क्या होगा? हमेशा ही अचर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने नियत मान रखी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो वो फिक्स है, ये बार बार बदलेगा नहीं कि पहले किलोमीटर पर तो 1000 हो गया, दूसरे किलोमीटर पर 1200 मीटर हो गया। ऐसा का नहीं होता। ये 1000 है तो 1000 ही रहेगा। तो यानी वे गणितीय पद जिनका मान नियत रहता है वो तो क्या होंगे? अचर। और वे गणितीय पद जिनका मान नियत नहीं रहता, समय के साथ या गणितीय नियमों के साथ उनका मान बदलता रहता है, वो क्या होते हैं? चर। तो चर और अचर के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अभी हम बात आगे चलते हैं। तो क्या शब्द आ रहा है? रैखिक। रैखिक से पहले मैं आपको समीकरण बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको जैसे चर बता दिया और समीकरण के बारे में जैसे ही आपको बताऊंगा उसके बाद जैसे आपको रैखिक बताऊंगा वो रैखिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर रैखिक समझाने का, पहले समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात कि आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और मेरा मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे से समझ आए। तो बात करते हैं समीकरण की। यहां पर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है बहुपद, एक होता है बहुपद और एक होती है समीकरण। तो समीकरण पढ़ने से पहले, समीकरण की जानकारी लेने से पहले हमें सबसे पहले बहुपद का मान या बहुपद क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है बहुपद? आइए मैं बताता हूं आपको। वह गणितीय रूप जिसमें चर और अचर
शामिल हो, वह गणितीय रूप जिसमें चर और अचर शामिल हो, या फिर इसकी एक अच्छे से एक और परिभाषा मैं आपको बताऊं कि चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप, चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके बराबर में आगे ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई अन्य उसके जैसा ही गणितीय रूप दिया गया हो, तो वह क्या होता है? बहुपद होता है। शायद आप थोड़ा सा शब्दों में उलझ गए हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब दोबारा सुनिए, दोबारा एक बार शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा आप बिल्कुल एक सेकंड में समझ जाएंगे। तो पहला, वह गणितीय रूप या फिर वह, जो मैंने दूसरी वाली परिभाषा बताई वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप उसको सुनिए। चर और अचर से मिलकर बना, चर और अचर। इसलिए मैंने सबसे पहले चर और अचर के बारे में आपको बताया कि चर होता क्या है, अचर होता क्या है। एक बार जल्दी जल्दी सुन लीजिए। वह पद जिनका मान बदलता रहता है, नियत नहीं रहता, वो होते हैं चर, और जिनका मान नियत रहता है वो होते हैं अचर। तो चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके बराबर में आगे ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई उसके जैसा ही बहुपद या ही उसके जैसा ही कोई गणितीय रूप नहीं दिया गया हो, तो वो होता है बहुपद। चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके आगे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हो, ना कोई वैसा ही रूप दिया गया हो, गणितीय रूप दिया गया हो, वो होते हैं बहुपद। अब देखिए, अब आएगा आपकी समझ में। चर और अचर से मिलकर बना गणितीय रूप, चर और अचर से मिलकर, यानी उसमें चर होगा, अचर होगा, गणितीय रूप यानी कि उसमें गणितीय संक्रियाएं भी शामिल होंगी, उसमें गणितीय संक्रियाएं भी शामिल होगी। तो चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप। क्या ये चर है? और अचर से क्या ये अचर है ना? ये 5 है, ये x है, तो 5 अचर है, x चर है। गणितीय रूप, अब गणितीय रूप बनेगा। क्या ये चर है? सॉरी, क्या ये अचर है? हाँ सर, 7 अचर है। क्या ये चर है? हाँ सर, y एक चर है, क्योंकि इसकी नियत वैल्यू हमें पता, इसका नियत मान हमें पता नहीं है। तो वह चर और अचर से मिलकर बना गणितीय रूप जिसके आगे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई उसके जैसा ही गणितीय रूप दिया गया हो, क्या होता है? बहुपद होता है। यहां पर देखिए सॉरी, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, अचर और चर, अचर और चर से मिलकर बना गणितीय रूप। क्या यह गणितीय रूप है? क्या ये गणितीय रूप है? यस सर, ये गणितीय रूप है। चर और अचर से मिलकर बना गणितीय रूप जिसके आगे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हो, ना उसके जैसा ही कोई गणितीय रूप दिया हो, क्या होता है? बहुपद। क्या इसके आगे बराबर में कुछ संख्या है? नहीं है। क्या कोई गणितीय रूप है? नहीं है। क्या इससे पहले कुछ बराबर या कुछ गणितीय रूप, कोई संख्या या कोई गणितीय रूप है? नहीं है। तो वो क्या होगा? ये क्या है? एक बहुपद है। अब आते हैं समीकरण पर। तो समीकरण की परिभाषा सुनिए। ऐसा बहुपद जिसके आगे बराबर में या तो कोई संख्या दी हुई हो या कोई अन्य बहुपद दिया गया हो, वो क्या होती है? समीकरण। देखिए, इसी का यही ले लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए बहुपद समीकरण, बहुपद की परिभाषा पे चले। चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप, चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके आगे या पीछे, ये शब्द भी जोड़ देना, माफ कीजिएगा मैं भूल गया था, जिसके आगे या पीछे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई उसके जैसा अन्य गणितीय रूप दिया गया हो, तो वह क्या होता है? बहुपद होता है। और वह बहुपद जिसके आगे या पीछे, कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, आगे या पीछे बराबर में या तो कोई संख्या दी हुई हो या फिर उसके जैसा या कोई अन्य बहुपद दिया गया हो, क्या होती है? समीकरण होती है। दूसरी बात पर बात करेंगे, 5x + 7y 4x + 9y, क्या ये बहुपद है?
जहां पर मैंने उंगली रख रखी है, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं अंडरलाइन अभी करने जा रहा हूं, क्या यह सिर्फ एक बहुपद है? हाँ सर, ये एक बहुपद है। कब तक बहुपद है? जब तक इसके आगे बराबर में या पीछे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई अन्य गणितीय रूप दिया गया हो, तो वो क्या है? बहुपद है। यस सर। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। क्या आ रहा है सर? बराबर आ रहा है। सर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समीकरण बनने जा रहा है। तो समीकरण बनने की एक कंडीशन में आगे या तो कोई संख्या हो या कोई अन्य बहुपद दिया गया हो, तो वो क्या होगी? समीकरण। तो क्या आगे संख्या दी है? संख्या नहीं दी। फिर से चेक करेंगे, क्या बहुपद दिया गया है? यस सर, बहुपद दिया गया है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या है? समीकरण है। ये पूरी क्या है? एक समीकरण है। ये पूरी क्या है? समीकरण। यानी मैं फिर से दोहरा देता हूं बहुपद और समीकरण के बारे में। बहुपद यानी चर और अचर से मिलकर बनी वह गणितीय रूप, चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके आगे या पीछे बराबर लगाकर कोई या तो कोई संख्या या कोई अन्य गणितीय रूप नहीं दिया गया है। आगे या पीछे बराबर में या तो कोई संख्या या कोई अन्य गणितीय रूप नहीं दिया गया है। शब्द वही है, आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब वही है। आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से गौर कीजिए कि मैं किन किन बारे में बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। शब्दों पे मत जाइए, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। परिभाषा मैं अपनी समझ के हिसाब से बना रहा हूँ। आपको बुक में जो परिभाषा दी है वो उनकी समझ के हिसाब से है। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस शब्दों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और परिभाषा अपने आप बनाइए। परिभाषा अपने आप निखर करके आएगी और जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा आप कहीं की कोई नहीं समझ सकते फिर। जितना अच्छा आप शब्दों को समझेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके आगे या पीछे बराबर में ना तो कोई संख्या दी हुई हो, ना कोई अन्य गणितीय रूप दिया गया हो। दोबारा, चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसके आगे बराबर में कोई संख्या या कोई अन्य गणितीय रूप नहीं दिया गया हो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया गया हो वो क्या होता है? बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसके आगे या पीछे बराबर में कोई संख्या या कोई अन्य बहुपद दिया गया हो, तो वो क्या होती है? समीकरण। समीकरण के मामले में मैं बहुपद काम में ले रहा हूँ, बहुपद शब्द यूज में ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने समीकरण से पहले आपको बहुपद के बारे में सारी की सारी जानकारी जुटा दी है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद बनता कैसे है। कहीं हमें किसी ने भी पूछ लिया कि बहुपद और समीकरण में अंतर बताओ, तो हम अच्छे से बता सकते हैं। आया समझ में आपको? बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। अब मैं रैखिक पर चलने से पहले सबसे पहले आपको दो चरों वाली, एक चर वाली, तीन चर वाली समीकरणों के बारे में समझाना चाहूँगा। क्योंकि हमें पूछा क्या है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। तो मैं सबसे पहले आपको समीकरण के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक चर वाली समीकरण। एक चर वाली समीकरण, एक चर वाली समीकरण। तो मैं ऐसा कोई इसमें कोई शब्द है जो आपको नया लग रहा हो? जो मैंने ये लाइन लिखी है एक चर वाली समीकरण, इसमें कोई ऐसा कोई शब्द है जो आपको नया लग रहा हो कि सर इसके बारे में हमें नहीं पता? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने समीकरण को आपके बारे में, समीकरण का अच्छे से समझा दिया आपको। समीकरण होती क्या है, चर क्या होता है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो अभी देखिए एक चर वाली समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाइन में ही सारा मतलब लिखा हुआ तो होता है, बस उसको समझने की देर है हमें। एक लाइन में सारा मतलब है। एक चर वाली समीकरण, मुझे पक्का पता है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सुन भी लीजिए, आप श्योर हैं, आप श्योर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। वह समीकरण जिसमें एक ही प्रकार का चर हो,
वह समीकरण जिसमें एक ही प्रकार का चर हो कौन सी होती है? एक चर वाली समीकरण होती है। एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं x² + 7x + 12 ले लीजिए। x² + 7x + 12। अभी ये क्या है? क्या ये समीकरण है? अब देखिए बताइए समीकरण की परिभाषा को फॉलो कर रहा है या समीकरण की परिभाषा के सारे नियम इस पे लग रहे हैं? सर आधे नियम लग रहे हैं। जैसा आपने बताया कि बराबर में आगे या पीछे या तो कोई संख्या होनी चाहिए या कोई अन्य बहुपद होना चाहिए, तो वह क्या होती है? समीकरण होती है। तो क्या यहाँ पर आगे पीछे बराबर है? नहीं है सर। तो अभी तक ये बहुपद है, अभी तक ये बहुपद है। अब जाकर के ये क्या बना है? समीकरण बना है। अब जाकर ये क्या बना है? समीकरण बना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें एक ही प्रकार के चर हो तो वह एक चर वाली समीकरण होती है। इसमें एक ही प्रकार के चर हो वह एक चर वाली समीकरण होती है। अभी बात करते हैं हम एग्जाम्पल में ये रखता हूं, आप जैसे ही समझ जाते हैं आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं उसी को रटना जरूरी है। रटना तो है ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसलिए एक एक शब्द पर जोर दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। आपको अच्छे से एक एक शब्द का मतलब पता चल जाए कि हाँ ये शब्द का मतलब ये है, ये यहाँ पर इसीलिए काम में लिया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आए, फ्यूचर में चल के आपको वो चीज रटनी ना पड़े। आई बात समझ में? तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसी के बलबूते जैसे ही आप परिभाषा मतलब समझ जाते हैं, ना कि रट जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप अपना भी एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं ये चीज़ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यही एक रट कराया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब चाहे तो मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यही लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दो चर वाली हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाली समीकरण। दो चर वाली समीकरण। तो ऐसी समीकरण जैसे ही मैं सारे जो आपके शब्द बता चुका हूं उनको बोलूं तो आपके दिमाग में उनके संबंधित जो भी परिभाषा मैंने बताई, जो भी आप समझ चुके हैं वो रिपीट हो जाना चाहिए। कि जैसे सर ने समीकरण शब्द बोला है तो हाँ समीकरण मतलब ये होता है, मुझे पता है, नो इश्यू। आई बात समझ में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ऐसा समीकरण चलो रट लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से आपको बता दिया इसका मतलब। तो अभी देखिए दो चर वाली समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें दो प्रकार के चर हो, दो प्रकार के चर हो। एक चर मैंने अभी दे रखा है x, दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं, नो इश्यू कि आप y ही लें, p ले, q ले, जो मर्जी आपको, लेकिन इससे अलग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर y ले रहा हूं x² + 7y + 12। सबसे पहले देखिए क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? हाँ सर समीकरण है। समीकरण के जो नियम हैं, समीकरण की परिभाषा को जो बनाते हैं, वो सारे के सारे नियम यहाँ पर लग रहे हैं, इसलिए ये एक समीकरण है। क्या ये एक चर वाली समीकरण है? नहीं सर, एक चर वाली समीकरण वो होती है जिसमें एक ही प्रकार का चर होता है। तो क्या ये दो चर वाली समीकरण है? हाँ सर, ये दो चर वाली समीकरण है। दो चर वाली समीकरण कैसे है? इसमें दो प्रकार के चर हैं, x और y, x और y। ये कौन सी है? दो चरों वाली समीकरण। ऐसे ही अगर हम बढ़ते चलें, यहाँ पर मैं बताने को आपको तीन चर वाली, चार चर वाली, पांच चर वाली, 1000 चर वाली, जितने भी मर्जी लेकर चलो बना सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ चरों के प्रकार है, वो बढ़ते जाएंगे। तो वो क्या होती है? जितने प्रकार के चर हैं उतने ही प्रकार के चरों वाली समीकरण होती है। जिसमें तीन प्रकार के चर हैं वो तीन चर वाली समीकरण, चार प्रकार के चर हैं तो चार चर वाली समीकरण। आई बात समझ में? मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप ये चीज़ तो 100% समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। वह जिस समीकरण में जितने प्रकार के चर होते हैं, जितने प्रकार के चर होते हैं, वह समीकरण उतनी ही चरों वाली समीकरण होती है। जिसमें माफ कीजिएगा, जैसे मान लीजिए तीन प्रकार के चर हैं x, y और z, तो वो तीन चर वाली समीकरण है। अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही प्रकार का चर हो। x x x लेके जा रहे हैं तो ये तीन चर वाली समीकरण नहीं है, ये एक ही प्रकार के चर वाली समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की
चर का प्रकार एक ही आ रहा है, वो है x। x, y, z, इसमें 3 प्रकार के चर आ रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के चर आ रहे हैं, x अलग है, y अलग है, z अलग है। तो ये कितने प्रकार के चर हैं? 3 प्रकार के चर। तो वो समीकरण कौन से प्रकार की चर होगी? 3 चरों वाली समीकरण। अब बात करते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण की। आप 2 चरों वाली समीकरण समझ गए, बहुपद समझ गए, चर और अचर समझ गए। तो अब बात करते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण की कि रैखिक समीकरण कौन सी होती है। आइए बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं 2 चरों वाली समीकरण की। 2 चरों वाली समीकरण की तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 5x प्लस 7y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने? 5x प्लस 7y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये बताइए ये क्या ये समीकरण है? हाँ सर, समीकरण है, क्योंकि समीकरण के सारे नियम इसमें लग रहे हैं। क्या ये एक प्रकार के चरों वाले समीकरण है? नहीं सर, ये 2 प्रकार के चरों वाले समीकरण है। कैसे पता चला? सर इसमें 2 प्रकार के चर मौजूद हैं। इसमें 2 प्रकार के चर मौजूद हैं। तो कितने प्रकार के चरों वाली समीकरण है ये? 2 चरों वाली समीकरण। हमें पढ़ना क्या है? 2 चरों वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है। कौन सी होती है? यहां समझिए, वह समीकरण जिसमें दिए गए सभी प्रकार के चरों, दिए गए अचरों की बात नहीं कर रहा मैं, चर की बात कर रहा हूं, दिए गए सभी प्रकार के चरों की घात 1 हो, क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा शब्दों में उलझ गया, आपको फिर से बता रहा हूँ। वह समीकरण, ध्यान से सुनिएगा, वह समीकरण जिसमें दिए गए सभी प्रकार के चरों की घात, दिए गए सभी प्रकार के चरों की घात 1 हो, वो होती है रैखिक समीकरण। वो क्या होती है? रैखिक समीकरण होती है। अब बात करते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण की। तो वह 2 चरों वाली या वह 2 चर युक्त समीकरण जिसमें दोनों चरों की घात 1 हो, दोनों चरों की घात 1 हो, वो क्या होती है? 2 चर वाली रैखिक समीकरण। 2 चर वाली रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसमें चरों की घात, जितने भी प्रकार के चर दिए उतने चरों की घात 1 हो, रैखिक समीकरण होती है। जिस समीकरण में 2 चर दिए हैं और दोनों चरों की घात 1 हो, तो वह समीकरण कौन सी होती है? 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। ध्यान रखिएगा, चरों की घात, प्रत्येक चर की घात 1 होगी, ना कि एक ही चर की घात 1 होगी। समझ में आया? समीकरण में जितने भी चर दिए गए हैं, 2 चर दिए हैं, तो दोनों चरों की घात 1 होगी। ये नहीं कि सर एक x चर दिया है, एक y चर दिया है, तो x की घात 1 है, y की घात 2 है। नहीं, दोनों चरों की घात 1 होनी चाहिए। जितने भी प्रकार के चर दिए हैं उन सब चरों की घात 1 होनी चाहिए। तो वो कौन सी होती है? रैखिक समीकरण। कितने चर दिए हैं? 2 चर दिए हैं, तो वो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के चरों वाली समीकरण है? सर 2 प्रकार की, एक चर x है, एक चर y है। क्या इनकी घात 1 ही है? क्या दोनों चरों की घात या इस समीकरण में दिए गए सभी चरों की घात 1 ही है? यस सर 1 ही है। कैसे पहचाना? ये देखिए, गणित में जितने भी चर और अचर दिए गए हैं, मैं एक चर मान रहा हूं p, एक चर मान रहा हूं, एक अचर मान रहा हूं 12। अगर सामने वाले ने या मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कोई घात दी है, मैंने यहाँ पर 3 दे दिया, p की घात कितनी है? 3 है। या फिर आप ऐसे समझ रहे होंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही होती है। ये दोनों बातें एक ही है। तो जितनी अगर मैंने कोई स्पेसिफिक घात दी है तो उसकी घात वही होती है। यहाँ पर एक चर मैंने घात कितने दी? p, तो ये 3 घात वाला चर है। यहाँ पे मैंने अचर दे दिया 12, ये 3 घात वाला 12 है।
3 घात वाला अचर है, क्योंकि इसमें घात मैंने दे रखी है। अगर घात नहीं दी है, अगर घात नहीं दी है तो उसकी घात हमेशा ही एक ही होती है, एक ही माननी होती है। समझ में आई बात? अगर घात दी है तो वह उतनी ही घात का है, अगर घात नहीं दी है तो वो एक घात का होता है। तो यहाँ पर मैंने घात नहीं दी है तो यहाँ पर घात 1 है। यहाँ पर मैंने 5 की घात नहीं दी है तो 5 एक घात वाला चर है। यहाँ पर मैंने 7 की घात नहीं दी है तो 7 एक घात वाला अचर है। यहाँ पर x की घात मैंने नहीं दी है तो x यहाँ पर एक घात वाला चर है। यहाँ पर y की मैंने घात नहीं दी है तो यहाँ पर y भी एक घात वाला चर है। और यहाँ पर 13 की घात मैंने नहीं दी तो यहाँ पर 13 भी एक घात वाला अचर है। तो यहाँ पर देखिए, क्या इसमें सभी चरों की घात 1 है? क्या इसमें सभी चरों की घात 1 है? यस सर, यहाँ पर सभी चरों की घात 1 है, क्योंकि दी नहीं हुई इसका मतलब हमें चर की घात 1 माननी है, दी नहीं हुई तो इसका मतलब हमें घात 1 ही माननी है, चाहे वो चर हो अचर हो। अगर घात नहीं दी है तो घात 1 ही होती है। यहाँ पर बात चरों की हो रही है, हमें घात चर की देखनी है। तो चर की घात, जितने भी प्रकार के चर दिए हैं उन चरों की घात 1 हो तो वो रैखिक होती है। और 2 चरों वाली समीकरण जिसमें दोनों चरों की घात 1 हो तो वो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण होती है। ये है हमारे इस पूरे का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब। ये है हमारा नया चैप्टर। समझ में आई एक एक चीज़? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जा कर के देख सकते हैं। अच्छे से पीछे मैंने अच्छे से बताया है, या फिर मैं जैसे ही आगे कहीं शब्द आता है तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। आप अच्छे से इनका मतलब समझिए, अच्छे से इनको एग्जाम्पल कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।